आज मौका बहुत अच्छा है। कई अनुभवी लोग यहाँ बैठे हैं और आज के इस गोष्ठी कार्यक्रम में अपने बीच में विशेष रूप से उपस्थित हैं आदरणीय ब्रजलाल जी, सेवानिवृत्त IPS और राज्यसभा के सांसद। अपने बीच में जिन्होंने बुद्धिस्ट संघ के अध्यक्ष ऐसे आदरणीय संघपुरिया राहुल जी, आपका स्वागत अभिनंदन। अपने बीच में आपको बहुत अच्छी तरह से अभी कई किताबों का, कई विषयों को चर्चा में लेकर के आए ऐसे न्यूज़ 18 के आदरणीय उत्पल कुमार जी, आपका स्वागत अभिनंदन। अपने भी जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और बहुत अच्छे से कहे कि मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, जो कहते हैं मैं साधारण हूँ अपने आप में वो असाधारण है, ऐसे आदरणीय अनिर्बल गांगुली जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। आपकी पूरी टीम का स्वागत अभिनंदन और साथ जितने भी आए हुए सभी भाइयों बहनों को, महानुभावों को मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और शब्द मैं वहाँ से शुरू करती हूँ जहाँ से युवाएं बैठे हैं। कभी कभी लगता है ये बेकार की बातें कर रहे हैं, दिमाग के ऊपर से निकल जा रहा है, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ एक बार मुझे हम संविधान पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस देश में जिस युवा ने या देश को पश्चिम बंगाल से लेकर के दुनिया को साधने का काम किए, ऐसे देश के युवाओं का प्रेरणा स्रोत हम कह सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि अगर मुझे किसी ने बुलाया और मैं कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो वास्तव में व्यक्ति किस लिए टाइम नहीं हो, व्यक्ति अस्त व्यस्त है इसलिए उसके पास टाइम नहीं है। अगर जिस व्यक्ति को छोटा सा भी ज्ञान अर्जन करना हो तो उस जगह पर वो बैठ सकता हो, छोटा हो या बड़ा हो, हम उससे कुछ ना कुछ ज्ञान तो प्राप्त कर सकते हैं। तो आज जब हम संविधान के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो हमें विवेकानंद की बात को भी शुरू करते हुए इस विषय को शुरू करेंगे कि जहाँ से बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने इस देश को, इस राष्ट्र को संयोजने का काम किया है। एक तरफ था कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में बांट दिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, बांट दिया इंसान को। ऐसे ही बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने समाज और देश को गढ़ने का, उनको संचालित करने का, समाज को जोड़ने का काम किया। और जिस तरह से संविधान का विभिन्न आयाम है, हम हर पार्ट में जाएंगे तो कहीं ना कहीं लोग जो पिछड़े हैं उनको जोड़ने का काम ही किया, जिनके पास ताकत नहीं थे उनको ताकत देने का काम किया। आपने तीनों हमारे अनुभवी लोगों को सुना है और एक एक आर्टिकल के बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से बताए हैं। बीच बीच में डॉक्टर अनिर्बल गांगुली जी ने भी बोला है कि कहीं ना कहीं इस विषय को रखना चाहिए। उन्होंने 3 बार शोध शब्द का इस्तेमाल किया, तो कहीं ना कहीं एक डॉक्टरेट होने का भी एक लाभ मिलता है कि जो शोधार्थी हैं, जिन्होंने जिस विषय को लेकर के आया, उनके लिए भी शोध का विषय होता है। हमें भी लगता था कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें किस विषय पर शोध करनी चाहिए। तब जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि मुझे भी कुछ ना कुछ तो शोध करनी चाहिए, तो किस विषय पर। तो हमने कहा एक अनुसूचित जनजाति का स्टूडेंट होने के नाते, एक ST महिला होने के नाते, एक ST स्टूडेंट होने के नाते कुछ ना कुछ करना चाहिए। बहुत कम लोग आते हैं जो डॉक्टरेट उपाधि प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने कहा कि हम क्यों नहीं करेंगे ग्रोथ डायनेमिक पर। लेकिन मेरे लिए ग्रोथ डायनेमिक में काम करने के लिए कोई भी टीचर नहीं मिले। मैं कहाँ ढूंढती, अकेले कर नहीं सकती थी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो गाइड चाहिए होता था। मैंने पूरे उत्तर भारत में किसी ना किसी को बोला कि अगर आप मेरे लिए गाइड बनेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन ग्रोथ डायनेमिक पर चर्चा करने के लिए किसी के पास ताकत नहीं थी। इसलिए आज जिस तरह से समाज को खंडित किया जाता है, जनसंख्या में आंकड़ा निकाली जाती है, ग्रोथ डायनेमिक को देखा जाए तो उसका रेशियो अगर आप देखेंगे 2011 की सेंसेक्स से लेकर के अभी तक की अगर आप जनसंख्या की देखिएगा आंकड़े, तो कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव आता है और समाज विघटित होते दिखाई देता है। इसलिए अगर हम संविधान की बात करते हैं तो एक तरफ तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने इस विषय को लेके चला कि हमें कुछ बनाना है और देश को संचालन करने में संविधान का गठन होना चाहिए और इनका एक एक पार्ट को उनके अंदर लाने की आवश्यकता है। तो आज जिस तरह से मैं जिस मूल से आती हूँ, जिस आदिवासी समाज से आती हूँ, संविधान में आदिवासी शब्द कहीं नहीं है, लेकिन जो राजनीतिक दृष्टिकोण से इस विषय को लाया गया और आदिवासी शब्द का इस्तेमाल किया, ये कहीं ना कहीं जीवन भर चलता रहेगा। आप कितना भी चाहेंगे इसको मिटाने का, लेकिन मिटेगा नहीं। लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर ने जनजातीय, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति
एससी और एसटी का विषय लेकर के आए और उन्होंने उनको ताकत बनाने के लिए अपने आप को इस संविधान में लाने का प्रयास किया। और जिस तरह से मैंने कहा कि जब ग्रोथ डायनेमिक पर बात किया तो किसी ने कुछ नहीं किया, लेकिन पॉपुलेशन और सेटलमेंट की बात की तो कई लोग खड़े हो गए कि नहीं मैं इस पर आपको कुछ बता सकता हूँ, और मैंने पॉपुलेशन और सेटलमेंट पर काम किया। और जब मैं देखती हूँ पूरे देश भर में, आज मैं यहाँ खड़ी हूँ और आदिवासी समाज की बात करती हूँ, अनुसूचित जनजाति की बात करती हूँ, तो अनुसूचित जनजातियों का पूरा देश भर में 10 से 12 करोड़ की जनसंख्या दिखाई देती है। लेकिन इस समय जब ये 2025-26 में हमारा जनगणना शुरू होगा तो ये जनसंख्या कहीं ना कहीं घटती नजर आएगी। उसको सब ने इस बात को उजागर किया है कि कहीं ना कहीं धर्मांतरण इसका बड़ा कारण हो सकता है। और बाबा साहेब ने इस विषय पर बहुत अच्छे से बोले हैं, जिसको हमारे पूर्व के वक्ताओं ने बहुत अच्छे से बताया भी है। और लोग ने कहा कि अनुसूचित जनजातियों की पहचान उनके संवैधानिक और सांस्कृतिक पहलू है, उनको समझने की ज़रूरत है, उनको परखने की ज़रूरत है, उनको पढ़ने की ज़रूरत है, और पढ़ने के लिए शोध करना जरूरी है। इसलिए मैं सब बार बार लेकर के आए, सभी युवा हैं। कभी जब हम लगता है ना कि हम कहीं ना कहीं करेंट अफेयर्स पढ़ते हैं, हमें लगता है कि मैं सिर्फ अभी जॉब करूंगा और कुछ करने का प्रयास, अरे जॉब के लिए हम क्यों सोचते हैं? देश के हमारे जो प्रधानमंत्री है और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहते हैं हम जॉब सीकर मत बनिए, जॉब प्रोवाइडर बनिए। इसके लिए उन्होंने कई योजना भी लाया और इस संविधान के तहत उन्होंने ताकत भी दिया है कि जो सपना था भीमराव अंबेडकर का अंत्योदय का, उस अंत्योदय तक पहुंचने का प्रयास किया कि गांव गरीब में रहने वाला व्यक्ति को हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। और आज जिस तरह से भारत के जो नए भारत है उसमें आदिवासियों की पहचान है, अनुसूचित जनजातियों की पहचान है, वो पहचान सिर्फ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के कारण ही ये सामने दिखाई देता है। और हम बात करते हैं कि जब भी हम भारत के जनजातियों का पर विचार करते हैं तब एक विशिष्ट प्रकार की संस्कृति दिखाई देती है। आज देश भर में देखो, कहीं भी कोई भी लोग आते हैं नृत्य करने के लिए, किसी भी स्टेट में चले जाओ तो उनका स्वागत करने के लिए कौन आता है? एक तो एससी आता है, नहीं तो एसटी आता है, अपना गायन के साथ, अपने नृत्य कला के साथ, अपने वादन के साथ में। इन सब विषयों को लेकर के आप देखेंगे, आपको उत्साह होता है, देखने के लिए मजा आता है। तो कौन नृत्य करता है? अब जिस भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, भारत सरकार का डिपार्टमेंट, फोटो किनका लगता है? ट्राइबल लगा करके उनका नृत्य दिखाया जाता है। क्या इस देश में किसी भी समाज के लोगों को नृत्य करते हुए किसी ने दिखाया है? क्या नहीं दिखाया। तो आज उनकी एक पहचान है और उसी पहचान के कारण एसटी एससी का एक संवैधानिक दर्जा दिया गया, वो आज भारत के संविधान में दिया गया है। और ये 341 और 42 पढ़ेंगे तो आपको एसटी एससी का प्रावधान का जो पूरा पावर दिया जाता है ये कहीं ना कहीं दिखाई देता है। तो आज जो हम बात करते हैं संस्कृति की, कला की, उनकी वेशभूषा की, उनके संस्कार की, और उनकी जो न्याय विधान थे आदिवासी समाज का, एसटी समाज का, एससी समाज का, आज वही न्याय विधान, चाहे वो राजा थे, रजवाड़ा थे, देश को संचालन करने वाला, राज्य को संचालन करने वाला। एक समय विघटन होने के बाद में अंग्रेज का शासन आता है और जब संविधान सभा की बात आए, पिछले बार लाहौर की बैठक की बात किए, लाहौर की बैठक 1929 में हुए थे और उसमें जिस तरह से छुआछूत की भेदभावना आई थी और उन्होंने उस विषय पर चर्चा किए। कुछ लोगों ने चर्चा करने के लिए आए और कुछ लोगों ने चर्चा नहीं करने का प्रयास किया। इन सब विषय को भी एक बार हम लोग कर्णांकित करते हैं। तो उस समय जब भारत पाकिस्तान एक थे तब की बात करते हैं। अब जब भारत आज़ाद हुए तो हम नई भारत की संरचना करते हैं, और नई भारत की संरचना करते हैं उस समय हम पाकिस्तान को एक अलग राज्य, अलग देश मानते थे। और वही सबने बात किया कि जिस तरह से इन्होंने 2 विधान 2 संविधान और 2 प्रधान की बात किए हैं कश्मीर के लिए, और जिस तरह से हम कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर में 2 प्रधान 2 संविधान, सबने देखा, आपने भी देखा, हमने भी देखा। मैं 2010 की बात करती, तिरंगा यात्रा चल रहे थे पश्चिम बंगाल से, मुखर्जी के ज़मीन से शुरू होकर के मुखर्जी का आंदोलन तक ख़त्म करने के लिए। और इसी बंगाल में मैं उस समय साक्षी थी और मैं उस समय महिला मोर्चा में राष्ट्रीय मंत्री का काम कर रही थी। और जब मैं बंगाल की प्रभारी थी और वहाँ से मैंने अपना यात्रा शुरू किए थे, हमारी पूरी टीम युवा मोर्चा और महिला मोर्चा ने 2010 में, और उस यात्रा को जम्मू कश्मीर का लाल चौक में जाने से रोक दिया गया, तिरंगा फहराने से मना कर दिया गया। कितना दिन था, लेकिन 2019 की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं धारा 370 खत्म हो जाते हैं। और जिन्होंने कहा कि संविधान खतरे में है, उन्होंने धारा 370 खत्म होने के बाद लाल चौक में तिरंगा फहरा रहे हैं। अगर माई का लाल है तो कहीं जाकर के 370 खत्म होने से पहले 2010 में, 2001 में, 2002 में जब उनका शासन था तब वो चला सकते थे, उस समय झंडा गाड़ सकते थे, लेकिन ये औकात तो थे नहीं।
तो ये जो विषय सामने आते हैं ना, कई संविधान में जो ताकत दिए हैं, ऊंच नीच भेदभाव की बातें जो आती है, इसलिए आर्टिकल 17 की अगर हम बात करते हैं तो उसको भी खत्म किया गया, क्योंकि ऊंच नीच भेदभाव आज भी मानव जीवन में चलेगा, वो सदा चलते रहेगा, कितनों भी बड़ा हो जाएंगे। आज अनुसूचित जनजाति में, एसटी समुदाय में आप देखेंगे तो IAS IPS का रेशियो पूरा देश भर में निकाल लीजिएगा, सिर्फ आपको राजस्थान का मीना मिलेगा। और कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि उस समय जिस तरह से योजना और प्लानिंग की गई थी, उस समय जिसको आदिवासी की संरचना में लाई गई थी, उनके लिए संविधान में भी उनका एक कमिटी बनती थी, और उस कमिटी लोकसभा राज्यसभा होते हुए वो आते थे अनुसूचित जनजाति आयोग के पास में, और अनुसूचित जनजाति आयोग ने उनको तैयारी करके देते, हाँ इस व्यक्ति को इसमें लाया जा सकता है, ST में उसको शामिल किया जा सकता है, तब जाके पार्लियामेंट्री में उनका अनुमति होता था, फिर जाके राज्य को दिया जाता था, और जो ST मामले में मंत्रालय है वहाँ से वो तैयार होता था। लेकिन ये तो किया नहीं। वो किस तरह से किया गया, किसी से छुपा हुआ नहीं है। अभी लोग बोले, कई विषय सामने आए कि संविधान खतरे में है। मैं बोलती हूँ संविधान खतरे में तो कौन सा आर्टिकल है, बताओ तो सही, कुछ तो काउंट करवा लो। तो ये तो है ही नहीं, पढ़े नहीं तो बताएंगे क्या। जैसे भांते जी ने कहा हो तो ब्लैंक दिखा रहे थे, अब तो ब्लैंक है कि क्या है, तो जो देखेगा वही। तो आदिवासी समाज का पूजा पाठ, पूजा पद्धति, उनका पूजा करने का तरीका, अपने जो सनातन धर्म है उसके अनुसार वो चला। जो नदी को पूजना, पेड़ को पूजना, प्रकृति को पूजा, सरूल है, बहा पर्व है, ऐसे करके तरह तरह का पूजा है, कर्मा पूजा है, ऐसे हर जनजाति का लगभग पूरे देश भर में 700 से एबव जनजाति समुदाय है, उनका पूजा पद्धति को लेकर के संविधान में लाया गया, और उसी के तहत उनको ताकत दी गई कि हम जो भी लेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो हमको ताकत मिलेगी, जो शक्तियां देंगे, जो संविधान में हमको ताकत मिलेगा, अनुच्छेद 244 को हम 5वीं और 6वीं अनुसूची में कैसे जोड़ सकते हैं, वो सब ने देखा। नॉर्थ ईस्ट पूरा देखेंगे, 6वीं अनुसूची है, उसका ताकत आज भी है कि किसी सरकार को भी ज़मीन खरीदना हो तो उस ज़मीन को खरीदने के लिए वो जो वहाँ कमिटी है, स्टेट लेवल का 6वीं अनुसूची कमेटी है, उस कमेटी से परमिशन लेना पड़ता है। वैसे ही उनको किसी भी समाज को खरीदना, इस तरह से अगर 5वीं अनुसूची है उनको फिर से 6ठी अनुसूची में संशोधन करके किया जाएगा, तो जो हमारा आदिवासी बहुल राज्य है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, ओडिशा है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, ऐसे जगहों पर अगर 6ठी अनुसूची कर दिया जाए तो आज जो जमीन खतरे में है, जिसको देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और अनुसूचित जनजाति आयोग ने खुद इनको कहा है, रोटी बेटी और माटी बच सकते हैं। हम बात करते हैं भारत विभाजन का, आज हम कहते हैं राज्य के साथ में भारत विभाजन पुनः होगा। जिस तरह से हमारी बेटियां, जिस तरह से हमारे युवा अपने समाज से विघटित होकर दूसरी तरफ जा रहे हैं, इसको देखने की जरूरत है। आज बेटियां थोड़े समय में पैसा देखते हैं, जमीन देखते हैं, और उन बेटी के नाम को लेकर के उनको धर्मांतरित किया जाता है और उनके नाम से जमीन खरीदा जाता है। किसका जमीन? आदिवासियों का जमीन को। और आज आदिवासी खतरे में है, इस पर क्यों नहीं बोलते हैं? संविधान खतरे में है, कौन बोलता है? तो इस विषय को बोलने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए, और इसके लिए अगर हम बात करते हैं तो जनजातियों का संवैधानिक अधिकार है, उनको हम 2 भाग में बांट सकते हैं। एक तो हम संरक्षण संबंधी अधिकार करते हैं, विकास संबंधी अधिकार की बात करते हैं। शैक्षणिक और सांस्कृतिक की बात करेंगे तो जैसे अनुच्छेद 15 का 4 में अगर हम पढ़ेंगे तो जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान रखे हैं। आज देश के प्रधानमंत्री जनजाति समाज के लिए स्पेशल प्रोग्राम बनाए। आज कोई कल्पना कर सकता था क्या कि भारत के सर्वोच्च पद पर एक आदिवासी बेटी को देश का राष्ट्रपति बनाना? ये कहीं ना कहीं एक आदिवासी समाज को विशेष प्रावधान के तहत दिया गया, एक ताकत दिया गया। जो सपना बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर किए थे, वो सपना को पूरा आज का देश का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी कर रहे हैं। ये किसी ने सोचा? नहीं सोचा था, लेकिन उस विषय को लाने के लिए प्रयास किए गए हैं। इसी तरह से हम कहते हैं कि आदिवासियों का सुरक्षा की बात करते हैं, तो जब अनुच्छेद 29 की बात करेंगे तो उसमें अनुसूचित जनजातियों के हितों की, उनकी सुरक्षा की बात करते हैं। तो ये अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा की बात करेंगे, समाज को जोड़ने की बात करेंगे, तो उनको सुरक्षित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो उनको सुरक्षित करने के लिए मोदी जी ने अभी देश भर में, आपने देखा होगा, जो मैट्रिक पास करने वाला युवा को अग्निवीर बना करके खड़ा किया है। जो व्यक्ति कभी कुछ बन नहीं सकते हैं, मैंने कहा IAS और IPS की बात करते हैं तो एक आदिवासी समाज मीना की बात करते हैं, बाकी जगह अभी धीरे धीरे लोग ने टीचर बने हैं, इंजीनियर बने हैं, डॉक्टर बने हैं। लेकिन जो युवा आज भी उस गांव में है, जिस गांव में लिटरेसी नहीं है, उस गांव में 10वीं पास करने वाला लड़का अगर अग्निवीर बनता है तो आपको दर्द क्यों है? आपने उस व्यक्ति से पूछा क्या कि उस व्यक्ति का परिवार, उनका घर, उनका बेटा, उनका बेटी कैसे सुरक्षित रह सकता है? किसी ने नहीं सोचा।
आर्थिक दृष्टिकोण से भी हमारे न्यूज 18 के भाई साहब हैं, उन्होंने उपलो जी ने बताया कि आज क्या बोलते हैं सो महाकुंभ में जिस तरह से आर्थिक ताकत बढ़ी है, IPL का जब मैच होता है उससे ज़्यादा उनको आय प्राप्त हुआ। राम मंदिर बने तो गलियों में आप जाके पूछिए अयोध्या के लोगों को किस तरह से उनको आर्थिक मदद मिली है। इसी तरह कई वेंडर्स जो आते हैं खोमचे में टोकरी में बेचने वाले सामान, उनको भी हम हटा देते हैं। लेकिन आज आपके पास मैं बताना चाहती हूँ कि जितना भी खोमचे वाला, ठेला वाला, सस्ते में घर का काम करने वाला, सब बांग्लादेशी घुसपैठी है। तो इस बात को कौन करेगा? तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर हमको बात करना पड़ता है और आर्टिकल अनुच्छेद 29 की हम बात करते हैं, ये सटीक बैठता है। कहीं ना कहीं हमारा हक और अधिकार को ये छीनने का प्रयास कर रहे हैं। तो इनके लिए हम क्यों आवाज़ नहीं उठाते हैं? अगर मान लिया हम किसी को आर्थिक नाकेबंदी भी करना चाहते हैं तो इस टाइप का भी जो कुंभ में हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है कि यहाँ का सनातन को ताकत बनेगा और देश में लड़ने के लिए खड़ा हो सकता है, एक अच्छे जगह पर दिख सकता है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं, कई ऐसे हमारे पास में जो विषय है, अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 350 का, तो विशिष्ट भाषा लिपि की बात करते हैं। 350 में बात करेंगे नई शिक्षा नीति के बारे में। सबने देखा होगा, पढ़ा होगा। नई शिक्षा नीति अपनी मातृभाषा में बोलने के लिए आज जो भी उच्च शिक्षा में पढ़ने जा रहे हैं, तकनीकी शिक्षा पढ़ने जा रहे हैं, ये मैं बात करती हूँ जो प्राइमरी में पढ़ने वाला व्यक्ति, जिस स्कूल में एक भी प्राइमरी का टीचर नहीं है, सिर्फ एक प्रिंसिपल है, उसके भरोसे स्कूल चल रहा है। उदाहरण के लिए मैं बंगाल की बात करती हूँ, उदाहरण के लिए झारखंड की बात करती हूँ। ऐसे कई जगह पर हैं जहां 6 महीने में स्टूडेंट को मिल रहा है बुक, उस जगह पर कौन बात करता है, कौन देखता है? अगर आज मैं अनुसूचित जनजाति आयोग में नहीं जाती और किसी स्कूल का विजिट नहीं करती, किसी स्टेट का रिव्यू नहीं करती, किसी डिस्ट्रिक्ट का रिव्यू नहीं करती, तो प्राइमरी स्कूल के बारे में चिंता किसको होता? हम तो बहुत अच्छे जगह पर चले जाते हैं, लेकिन हमारे लिए कहने वाला कौन होता है? इसलिए जब अनुच्छेद 350 की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक शक्तिशाली पावर, एक शिक्षा, नई शिक्षा नीति में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने उसको गढ़ने का काम किया। जिसको दर्द यहाँ होता है वही उस दर्द को समझ सकता है, जो जमीन से उठ करके आते हैं। तो पॉलिसी निर्माण करने के लिए कौन कहता है? पॉलिसी निर्माण करना स्वयं के लिए। हम कहते हैं दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण चाहिए। अगर हम काम करना चाहते हैं तो दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण चाहिए। और दृष्टिकोण लाने के लिए बाबा साहेब भीमराव बने हैं तो बाबा साहेब भीमराव बनना पड़ेगा। इन्हीं में से किसी एक को निकलना पड़ेगा। ये देश के ऊपर, देश का कर्णधार है आप सब। आज हम हैं, कल नहीं है, लेकिन युवा पीढ़ी जो है वही देश का कर्णधार है। चाहे कितना भी कुछ भी आर्टिकल हम देखेंगे, सामाजिक सुरक्षा की भी अगर हम बात करते हैं तो हम अनुच्छेद 23 की बात करते हैं, जिसमें मानव तस्करी। आप जानते हैं दिल्ली में चले जाइए, कितना मेड लोग आते हैं, किसी को पता नहीं वो मेड जो आती है वो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है। आप साउथ में चले जाओ, विदेश में चले जाओ, सब रोमिया मुसलमान है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने विमेन ट्रैफिकिंग पर एक काम किया था 2004-05 में। उस समय जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटी था उसमें हमने सर्वे भी किया था और ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाके देखा। वो गुवाहाटी से लेकर के हमने केरल तक और झारखंड से लेकर के बंगाल तक, सभी जगह नॉर्थ ईस्ट से आने वाली लड़कियों को देश विदेश बेचा जाता था, किसी को खबर नहीं। केरल से आने वाली लड़कियों को उनको नर्सिंग के रूप में मेड रखा जाता था, किसी को खबर नहीं। यहाँ प्लेसमेंट एजेंसियाँ थी 2004-05 में। आप तो मीडिया में है, आपको पूरा ध्यान भी होगा, मैं बताती हूँ। उस समय हमने दिल्ली के क्राइम ब्रांच से पूछा था कि आपके पास इस मामले का कोई रिपोर्ट है? किसी के पास कोई रिपोर्ट नहीं था, 0 सन्नाटा। तो अगर मान लिया ये जो हम बात करते हैं संरक्षण की, अनुच्छेद 23 की बात करते हैं, मानव तस्करी की बात करते हैं, जिसको रुकना चाहिए, जो सपना बाबा भीमराव अम्बेडकर ने देखा था वो कहाँ? वही है। आगे चलने के लिए कोई ना कोई तो खड़ा होना चाहिए। अभी जैसे सबने कहा कि नहीं, उसको घर वापसी किया, धर्मांतरित हो गए तो उनको अपने जगह पर लाए जहाँ से हम शुरू किए थे। लेकिन तस्करी की बात करते उन्हें कौन देखता है? झारखंड की जो महिला आती है, बिहार की जो महिला आती है, किन्हीं को शादी के नाम पर ठग लिया जाता है, उसका देह व्यापार किया जाता है, कौन देखेगा? तब मैंने 2004-05 की बात बता रही हूँ। 4 और 5 में जब हमने सर्वे किया था तो प्लेसमेंट एजेंसियाँ कुकुर मुत्ता की तरह था, किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। हर स्टेट में, हर जिला का, कौन जिला से कौन कितना आ रहा है, वो वहाँ उसका नाम से प्लेसमेंट एजेंसियाँ चलती थी। जब हमने सर्वे किया और उसको विधिवत रूप से यहाँ राष्ट्रपति को और प्रधानमंत्री को सौंपे, राज्यपाल, ये माननीय स्पीकर को भी हम लोग ने सौंपा था कि आप इसको लोकसभा में उठा सकते हैं, और विषय सामने आया। तब आया कि कहीं ना कहीं लेबर बाहर जा रहे हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होना चाहिए, ताकि उनको सही रेट मिल सके, सही जगह जा सकते हैं। आपको एक और बात बता दूं, जितने प्लेसमेंट एजेंसी में आते हैं, अभी मेरा नाम आशा लकड़ा है, मैं उस घर तक जाऊंगी तो मेरा नाम परिवर्तन हो जाएगा, और परिवर्तन हो जाएगा, मेरा नाम निशा हो गया। मेरे माँ पिताजी जिंदगी भर मरते रह जाएंगे, लेकिन आशा लकड़ा मिलेगी नहीं। निशा से उनको क्या मालूम है?
फर्जी पेपर बना करके आज लोग आ रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि रोहिंग्या मुसलमान, झारखंड की मैं बात बताती हूँ। झारखंड में हमारा 5 डिस्ट्रिक्ट है जो इस तरह से प्रभावित है। असम चले जाइए, बंगाल चले जाइए, जितना भी कॉरिडोर है, अलीपुर द्वार से लेकर के आपका पूरा बॉर्डर एरिया बंगाल का पूरा बांग्लादेशी घुसपैठी घिर कर गए। वैसे झारखंड में बात करेंगे तो हमारा 4 डिस्ट्रिक्ट इससे प्रभावित हो गया। आज जितनी भी बेटियां हमारे यहाँ जो पंचायती राज में चुन करके आए हैं, जिला परिषद की चेयरमैन है, मुखिया हैं, सभी अधिकतर महिलाओं का पति कौन है? असलम है, मोहम्मद सलीम है, पर कोई झारखंड का नहीं है। बिल्कुल सही बोले, सच। अभी हम लोग ने शोध भी किया, इस पर बुक भी हमने लिखा है और रिपोर्ट बनाया। पूरा रिपोर्ट हमने राष्ट्रपति को भी दिया है और यहाँ के गृह मंत्री को दिया है। स्टेट में भी हमने सारा रिपोर्ट दिया है। तो ये सारा विषय जो आता है, जो सुरक्षा की बात करते हैं, तो ये आर्टिकल को हमको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। भीमराव अम्बेडकर ने जो सपना देखा था, उस सपना को हमने अधूरा छोड़ दिया है। तो आप में से ही किसी को खड़ा होकर के सपना को साकार करने के लिए खड़ा होना पड़ेगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। अन्यथा हम सिर्फ पढ़ते जाएंगे, लिखते जाएंगे, कहानी सुनेंगे, बस हो जाएगा। लेकिन करने के लिए कोई खड़ा होना चाहिए, इसके लिए हम लोग को समझने आने की बात है। जैसे आपने कहा आर्थिक सुरक्षा की बात करते हैं, उसमें भी हमने अनुच्छेद 244 की बात करेंगे। तो उसमें जिस तरह से 5वीं अनुसूची की बात करते हैं, 6वीं अनुसूची की बात करते हैं, तो जो ताकत हमने बताया 5वीं और 6ठी अनुसूची में, तो इन सब विषय को भी हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा ताकत दिया है। और संविधान ने जिस तरह से 6वीं अनुसूची के अंतर्गत उनको ताकत दी कि उनका जमीन भी कोई छीन नहीं सकता है, तो इसके लिए कमेटी भी निर्धारित करते हैं। वो भी राज्य सरकार का पूरा पावर होता है, सरकार में भाग ले सकते हैं, राष्ट्रपति का भी चयन कर सकते हैं। तो ये एक बदलाव सामने आया है, इसको थोड़ा ठीक करने की आवश्यकता है। जो आज भी हमारे पास में जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने सपना देखा, उसको पूरा किया है। अंतिम है मेरा जो राजनीतिक सुरक्षा की बात करेंगे, तो राजनीतिक सुरक्षा की दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे तो अनुच्छेद 164(1) और उसमें जैसे अभी तो उस समय का संविधान और अभी में कई राज्य अलग हो गए। जैसे बिहार से झारखंड अलग हो गया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया, यूपी से उत्तराखंड अलग हो गए। तो ये सारा विषय सामने आता है कि हम किस तरह से उनको हम बात कर सकते हैं। जैसे अनुच्छेद 330 में लोकसभा में ST SC का आरक्षण कैसे हमें मिला है, इस तरह से हमको पंचायत का इलेक्शन में 243 के अनुच्छेद के अनुसार किस तरह से हमको ताकत मिला है चुनाव लड़ने का, ये पूरा ताकत दिया। और उसी ताकत से आज आदिवासी का संरक्षण हुआ है। और आज देखिए, एक बात और मैं बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से हम बात करते हैं संविधान खतरे में है, लोग बोल रहे हैं, उस बात को फिर दोहराना चाहती हूँ कि किस लिए संविधान खतरे में है। आपने उसके लिए नया क्या किया है? आपका कुल खानदान तो उसको कहीं ना कहीं डुबोने का काम किया था। उगाया कहाँ? सबने बोला, उनका शुरुआती से लेके अंत तक। हाँ, जहाँ उनका बीज खड़ा हुआ था वहीं से, वो भी तो नकली है, असली कहाँ है? तो संविधान के बारे में कहने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम बात करेंगे तो कहाँ से गांधी आया, अगर नाम अगर जोड़ेंगे तो गांधी कहाँ से आया, तो भी एक नकली ही है। तो इसलिए आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो उन्होंने जनजातीय गौरव दिवस के नाम पर आदिवासी समाज के लिए उनका गौरव बढ़ाया। 15 नवंबर को, जिस दिन भगवान बिरसा मुंडा ने हूल क्रांति करके देश में खड़ा होकर के अंग्रेजों से लड़े। हम बात संविधान की बात करते हैं, लेकिन हमने कहा कि आदिवासियों का न्याय विधान 1855 में सिद्धू कानू मुर्मू, चांद भैरव ने लड़ा, फूलो झानो ने लड़ा और देश के सामने में एक इतिहास खड़ा किया। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा वहाँ से शुरू होता है। एक संथाल परिवार का अनपढ़ बेटा बेटी जिन्होंने एक क्लास नहीं पढ़ा था, वो देश में अंग्रेजों को खदेड़ने का काम किया। हमारा संविधान में तो हमें सब कुछ संस्कार दिया, सब कुछ सिखाया है, देश का न्याय विधान को बता दिया कि हमारा जो समाज को जिसने आज भी नकारा है उसको खत्म करने का प्रयास किया गया था, उनको जोड़ने के लिए काम किए। आज मोदी जी ने कितना काम कर दिया, कोई जीवन में कभी सोच नहीं सकता था। जन धन योजना, कभी कोई खाता क्या खोल सकता था? उनका बटुआ में पैसा रखते थे, नहीं तो साड़ी का आंचल में बांध के रखते थे। पति कहीं दारू पी लिया तो बोले कि पैसा बचा है क्या? हाँ, 50 रुपया है, ले लो। उससे भी जाके पी के आ गया। लेकिन जनधन योजना ने जिस तरह से महिलाओं को ताकत बनाया, सेल्फ हेल्प ग्रुप ने जिस तरह से महिलाओं को ताकत बनाया, आदिवासी समाज को ताकत बनाया, ये किसी ने नहीं देखा। गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसको खाने के लिए नहीं मिलता था और बच्चों को नहीं पढ़ा पाते थे, आज राशन जो मिल रहा है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से। हमने तो यूपी में गए, बलरामपुर गए थे, बलरामपुर में गए तो बोले का हो आप लोग तो झूठ बोल रहे हैं ना, क्या आप लोग दीजिएगा मोदी जी को वोट? बोले कि क्या बोले हैं बहनी, हम तो सुबह मोदी का और शाम में योगी का खाते हैं, तो क्यों झूठ बोलेंगे? हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट का, नागालैंड की बात करते हैं। नागालैंड में आज भी लोग अपने आप को समझते थे 2000 से पहले कि क्या बोलते हैं, सो हम तो यहाँ भारत के हैं ही नहीं। हमारे जो अध्यक्ष थे इमना जी, आप उनका यूट्यूब में देखिएगा, बहुत मज़ेदार बोलते हैं। बोले दीदी मैं पहली बार वहाँ गई,
वहाँ सब तो जाते हैं लेकिन भारत माता की जय सही में कोई नहीं बोलता था। उन्होंने कहा आज आपने पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि भारत माता की जय बोले। तो आप कहने के लिए शुरुआत करेंगे तो सब लोग करेंगे। आप तिरंगा लगाने से डरते हैं किस लिए? क्योंकि आप इस देश का अभिन्न अंग है। ऐसा लोग ने कहा था जिन्होंने संविधान को खतरे में बताया, वो ऑलरेडी पहले संविधान को खतरा में डाल चुके थे। ये तो मोदी जी ने आकर के उनको बचा दिया। तो ये सारा विषय जो है सामने दिखाई देते हैं। तो इसलिए ये सब जो विषय है आज अगर उन्होंने कहे यही क्या बोलते हैं सो ताजमहल का देखने आए तो ताजमहल का टिकट लगाने के लिए इंडियन लाइन में लगाए, दूसरा व्यक्ति उनको पकड़ करके क्या बोलते हैं विदेश वाला लाइन में लगा दिए। तो बोले कि मुझे क्यों डाल दिया, वो तो बहुत चक्कर रह गया, पैसा उतना ही है ना जितना उनके पास चाहिए भारत के लिए। अब वो विदेश का लाइन में चला गया। तब बोले मैं नागालैंड का हूँ, तब भी उनसे कोई नहीं सुना और उनको ज़बरदस्ती वहाँ टिकट कटवाया गया और वो क्या बोलते हैं सो जाके ताजमहल देखे हैं। आप कभी उनसे बात कीजिएगा तो बताएंगे इस बात को। तो ये कहीं ना कहीं विषय आता है कि संविधान को खतरे में ऑलरेडी पहले वो लोग डाल चुके थे। कोई अरुणाचल जाता था क्या? मैं जिस गांव में पैदा हो के आई, मैं झारखंड के गुमला जिले से हूँ। मेरे गांव से लोग पलायन होकर के जाते थे नेफा, जहां आज सैनिक को भी जाने में असुविधा होती है। उनको लगता है कि चाइना वाला आ गया। अरे आज चाइना वाला आया, पहले से चाइना वाला आता था जिसको गाँव का जो व्यक्ति नेफा में गया काम करने, उन्होंने भगाने का काम किया। उसमें तो पुलिस का व्यवस्था भी नहीं था। तो संविधान को किसने बदला? तुमने ना। तो ये जो विषय सामने आता है, ऐसे कई बॉर्डर इलाका में जाइएगा तो कई लोगों को पता नहीं चलता है। मेघालय में चले जाइए, ईस्ट गारो हिल्स के और उस जिला में आप चले जाइए, उस जिला में आप जाइएगा तो 5 किलोमीटर पर बांग्लादेश मिलता है। और वहाँ जिस तरह से बेटियों का अस्मिता खतरे पर है, बंगाल में जिस तरह से सामने आया वो कहीं ना कहीं खतरे पर है। मैंने झारखंड के बारे में बताया। ऐसे देश भर में कहीं ना कहीं अस्मिता खतरे पर होगा। इस संविधान को बचाने के लिए, बेटियों को बचाने के लिए, रोटी बेटी और माटी को बचाएंगे तभी हमारा संविधान भी बचेगा। और संविधान को बचाने के लिए हम सबको पुनः एकजुट होना पड़ेगा। और जो व्यक्ति खड़ा होकर के बोल रहे हैं कि संविधान खतरे में है, उन्हें हमें पूछना चाहिए कि कौन सा ऐसा पेज है जिसमें संविधान खतरा डगमगा रहा है, आप बता दो। और अगर कोई पूछे तो आप जरूर बता दीजिए, नॉर्थ ईस्ट से लेकर कन्याकुमारी तक, कि आपने संविधान को किस तरह से खतरे में डाला। 1975 का सबने जिक्र किया है, क्या बोलते हैं जो इमरजेंसी का, वो तो दिखा ही दिखा। आपने देखा होगा धारा 370 को जिस तरह से खारिज करके संविधान को बचाने का काम किया। इन सब को आपने क्यों नहीं बचाया? तो कोई पूछने वाला होना चाहिए। अगर कोई पूछ लेगा तो उनको औकात में आ जाएगी, फिर उस दिन से भूल जाएंगे कि संविधान खतरे में है। आप उनको पूछना चाहिए जिस स्टेट में आपका शासन चलता है, उस स्टेट में, उस देश का, वहाँ की रोटी बेटी माटी पर आपका विचार क्या है, वो संविधान है या नहीं है, खतरे में है अथवा नहीं है। तो ये सभी ने अपना विचार रखे हैं जो मेरे पास जो विषय थे। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस तरह से गौरव बनाया है देश को, अंत्योदय तक छोड़े हैं, अंतिम व्यक्ति तक गए। जहाँ आवागमन का सुविधा नहीं है वो हर गांव में अब टुक टुक पहुंच गया है। शायद उनका आय बढ़ गया होगा, जिसको हम कहते हैं इंटरप्रेन्योरशिप बढ़ गए होंगे। उनका आय का स्रोत तरह तरह तरीके से बन गए, वो लोकल फॉर वोकल से बढ़ गए हैं। हर तरह से, हर योजना से, कौशल विकास से, स्किल डेवलपमेंट में कई लड़के आज आगे बढ़ रहे हैं, स्टार्टअप में आगे बढ़ रहे हैं। आज हम कह सकते हैं कि जो लोकल फॉर वोकल में आप देख लीजिए, रागी खाने के लिए लोग कोई पूछता नहीं था रागी को। आज रागी का रेट देखिए, गुजरात में जाके देखिए 1 केजी रागी 1000 रुपया में मिलता है। तो ये लोगों का दिल और मन को बढ़ा दिया। किसान ऐसे आगे बढ़ेगा। कुछ लोग हैं पैडमैन होकर के किसान का काम कर रहे हैं और आंदोलन कर रहे हो, दिखता है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम विरोधी नहीं, हम खुद एक किसान का बेटी हैं, हम सुखी हैं, तो तुम क्यों सुखी नहीं हो? तो आपको तो वहाँ हरित क्रांति पहले आपके यहाँ ही आया, बाद में हमारे यहाँ आगे बढ़ा है, तो कहाँ से किसान खतरे में है? किसान तो मजे में है। उनका तो जिस तरह से धान का रेट बढ़ा है, गेहूं का रेट बढ़ा है, तो ये सब कौन बताएगा? कोई ना कोई तो बताने वाला होगा। तो हमें लगता है कि जिस तरह से हमने आज सपना देखे हैं, जिस विषय पर आज हमारी चर्चा हुई है कि हम संविधान के विभिन्न आयामों को छू पाएंगे, तो मैं अनिर्बल गांगुली जी को बहुत साधुवाद करती हूँ कि आपने कई जानकारों को लेकर के आए। ऐसे बड़े जगह पर भी हो, किसी कॉलेज कैंपस में हो, तो वहाँ डिबेट करने वाले लोगों को एक मौका हो, पेपर प्रेजेंटेशन करने का एक मौका मिले, तो एक ध्यान में आएगा कि हाँ, हमारे देश के युवा पीढ़ी क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। तो वहाँ कहीं ना कहीं हमें भी संशोधन करने का, हमें भी कुछ बताने का काम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।